जो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन देखेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ मास एक्शन, बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, जो जैसे कोई भी इक्वेशन मान लो कि ये हमारा ए है, ये बी है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कोई भी हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान ली, तो लॉ ऑफ मास एक्शन बच्चों ये बोलता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी के। ठीक है, ईच रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इनका पावर क्या होगा? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल। प्रोपोर्शनल से हटा के कांस्टेंट पुट कर दिया के था हमारा बच्चों रेट कांस्टेंट। ये के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। यह इसका दूसरा नाम है बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारे नाम है। ठीक है, यानी इसके अकॉर्डिंग बच्चों अमोनिया अगर टूटेगा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो N2+3H2 होगा, और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ये अमोनिया की पावर कितनी हो जाएगी? 2। अमोनिया की पावर कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, इसका मतलब ये था बेटा कि अमोनिया की कंसंट्रेशन को अगर मैं डबल करूंगा तो रेट कितना हो जाएगा बताओ? 4 times। वेरी गुड, बट प्रैक्टिकली ये वेरीफाई नहीं हुआ, प्रैक्टिकली ये प्रूफ नहीं हुआ। प्रैक्टिकली देखा गया कि अमोनिया की कंसंट्रेशन चेंज करने पर, मतलब एक्सपेरिमेंटली बच्चों, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया था कि रेट इक्वल टू के, अमोनिया की पावर थी 0, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ अमोनिया, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ये देखा गया। ठीक है बेटा, तो इसीलिए लॉ ऑफ मास एक्शन इज रिजेक्टेड। लॉ ऑफ मास एक्शन इज रिजेक्टेड क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं हो पाया था, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं हो पाया था, इसलिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो गया था? रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, आगे बस समझ में? ये तो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था ना, हाँ या ना? यस सर। बताओ। हाँ, ये चीज तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। ठीक है, ये सारी बातें हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। अब बच्चों हमें डिस्कस करना है रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था बच्चों? रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये कह रहा था कि ये एक रिएक्शन मान ली AA + BB गिव्स प्रोडक्ट। तो बच्चों ये कह रहा था कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A और B के, ये तो सही है, लेकिन जो इसकी पावर होगी वो कुछ भी हो सकती है, X और Y। जरूरी नहीं है कि पावर A और B के इक्वल ही हो। आगे बात समझ में? यानी रेट लॉ बोल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल each raised to some power, each raised to some power which may or may not be equal to stoichiometric coefficient। तो मैं रेट लॉ लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of reactant molecules, या reactants देख लो, reactants each raised to the power of their each raised to some power, sorry,
each raised to some power which may or may not be equal to स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? दोनों का डिफरेंस पता चला? आया ना? यस सर। अब बच्चों ये जो निकल के आया x प्लस वाई, अगर मैं इसका सम कर दूं तो वो कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सम ऑफ द पावर ऑफ x प्लस वाई, सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी n से डिनोट करेंगे x प्लस वाई। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पावर को आप ऐड कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका हो गया बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई। अब इसकी वैल्यू n की वैल्यू अगर 0 है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, n की वैल्यू 1 है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, n की वैल्यू 2 है तो वो आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। n की वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है बच्चों, n की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में भी हो सकती है, वो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन होगा। और n की वैल्यू कैसे पता करेंगे? एक्सपेरिमेंटल पता चलेगी n की वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको रेट कांस्टेंट के बारे में बताता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों रेट कांस्टेंट के बारे में। ये इसमें बोर्ड में एक बार पूछा गया था रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन, और पूछा गया था डिफाइन स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा पूछा गया था डिफाइन स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हम बात करेंगे बच्चों रेट कांस्टेंट के बारे में। रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बच्चों, जैसे मैंने बताया रेट इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर होगी y। अगर मैं बच्चों कंसंट्रेशन a और b का 1 मान लेता हूं, अगर a और b की कंसंट्रेशन 1 मान लूंगा तो क्या हो जाएगा? रेट इक्वल टू के, क्योंकि 1 की पावर x भी 1 हो गई और 1 की पावर y भी 1 हो गई, तो रेट किसके इक्वल हो गया बच्चों? रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो गया। यानी आप कह सकते हैं ऐसी रिएक्शन जिनमें आप रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन यूनिटी मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं, उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन ही आपका रेट कांस्टेंट होगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेट कांस्टेंट is numerically equal to rate of reaction when molar concentration of reactant is taken as unity। बोर्ड में आ चुका है ये डेफिनेशन, आई बात समझ में? ये डेफिनेशन बोर्ड में पूछा जा चुका है 1 नंबर में। अब इसके बारे में पढ़ें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ की रेट कांस्टेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। सबसे पहला बच्चों, अगर किसी रिएक्शन के लिए के की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो क्या, इसका मतलब क्या होगा? हायर वैल्यू ऑफ के मीन, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? अगर के की वैल्यू ज्यादा हुई तो रेट ज्यादा होगी।
Very good. Faster is the rate of reaction. Faster is the rate of reaction. बहुत बढ़िया. K बच्चों कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा? No, sir. Very good. K is independent of concentration of reactant and product molecule. Independent of concentration लिख देता हूँ. K concentration में डिपेंड नहीं करेगा. K किस पे डिपेंड करेगा? Temperature. वेरी गुड. सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. और कहा जाए कहते हैं कि एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के बिकम्स डबल. हर 10 डिग्री राइज करने पर के की वैल्यू क्या हो जाती है? डबल. ठीक है, ऐसा प्रूव करने को आएगा तो हम आगे प्रूव करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को लेकर. एक्टिवेशन एनर्जी को लेकर ये चीज प्रूव भी करेंगे हम लोग. समझ में आ गई बात? Yes, sir. जब तक टेम्परेचर सेम रहेगा के की वैल्यू भी सेम रहेगी. यूनिट ऑफ के डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? यूनिट इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे. कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूँ इधर पे प्रूव करके कि के कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा. कभी कभी बच्चों ऐसा होता है ना कि रिएक्शन में मैं ऑर्डर दिया नहीं जाता तो के की यूनिट देख के हम ऑर्डर पता लगा लेते हैं. के की यूनिट देख के. चलो देखते हैं यूनिट ऑफ के. बच्चों हमने लिखा था रेट को कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और रेट को हम ये भी लिखते हैं K इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर n. आया ना? प्रेशर के टर्म में लिखते हैं, ये कंसंट्रेशन के टर्म में है तो यहाँ से दोनों को इक्वेट करो तो कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगा. ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन नीचे आ गया. कंसंट्रेशन की पावर n टाइम. ऊपर भेजोगे कंसंट्रेशन को तो ऊपर कंसंट्रेशन जाएगा तो क्या हो जाएगा? K इक्वल टू कंसंट्रेशन 1 माइनस n टाइम माइनस 1. प्रेशर होगा तो यहाँ आ जाएगा प्रेशर. प्रेशर की कोई भी यूनिट मान लो. पहले तो मैं प्रेशर ही मान लेता हूँ. प्रेशर, ठीक है, चेंज इन प्रेशर 1 माइनस n और टाइम माइनस 1. अब कंसंट्रेशन मतलब आप जानते हो क्या होता है? मोलैरिटी. कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? मोलैरिटी. तो यहाँ हो जाएगा बच्चों की एक यूनिट मोल और लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड. और यहाँ हो जाएगा प्रेशर यूनिट, जैसे बार मान लिया तो बार 1 माइनस n पर सेकेंड. अब n की वैल्यू बच्चों पहले n की वैल्यू रखो अलग अलग. सबसे पहले 0 रखो तो 1 माइनस 0 1 हो गया. यूनिट आई मोल पर लीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन की ये यूनिट होती है. और यहाँ आ गया आपका बार सेकेंड इनवर्स. ठीक है, उसके बाद 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 और n की रेज़ टू पावर 0 क्या हो जाता है? 1. वैसे ही 2 रखोगे तो यहाँ 2 रखा 1 माइनस 2 क्या हो गया? माइनस 1. यानी पर मोल लीटर पर सेकेंड और इसका बार माइनस 1 सेकेंड इनवर्स. समझ में आ गई बात? इसी तरह से के की आप अलग अलग यूनिट लिख सकते हो. 3 4 5 फ्रैक्शन में ले सकते हो. 3/2 1 3/2 2/5 कैसे भी ले सकते हो. क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर. हाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका. एक मिनट रुको, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं. स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया? ले लिया? यस सर. हाँ.
अब एग्जांपल देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्जांपल ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कुछ एग्जांपल देखते हैं, 0 के, फर्स्ट के, सेकंड के, अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देखते हैं। बच्चों 12th क्लास के वो नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ऐसे कॉम्पिटिशन वाले हैं तब भी शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे, और बोर्ड वाले हो तो बच्चों प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों ही पूछी जाती है। पहले चैप्टर 5 नंबर का आता था जिसमें 3 नंबर का न्यूमेरिकल और 2 मार्क्स की थ्योरी आती थी। अब आपको पता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो जब तक ब्लूप्रिंट नहीं आता तब तक ये नहीं कह सकते कि 5 का होगा या 7 का होगा, ठीक है। क्योंकि सॉलिड स्टेट डाल दिया है तो ये पहले भी 5 नंबर का था, पहले भी 5 नंबर का ही आता था, ये सॉलिड 4 का था, उसके बाद सोल्यूशन 5 का, इलेक्ट्रो 5 का, केमिकल काम 5 का और सरफेस केमिस्ट्री 5 का, तो 5 5 5 5 है ना, और ये आपका 4 नंबर का, तो टेबल 24 नंबर के साथ 23 नंबर कर दिया, तो 1 नंबर इधर से नहीं कर देंगे। चलो देख लेंगे ब्लूप्रिंट आने पर कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इस बार हम लोग बात करेंगे एग्जांपल ऑफ ऑर्डर ऑफ क्रिएशन, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ क्रिएशन एग्जांपल, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल करेंगे बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। जनरली बच्चों, जनरली जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, जनरली डीकम्पोजिशन रिएक्शन decomposition reaction in presence of catalyst, catalyst के presence में follows zero order kinetics। जैसे अभी मैंने आपको बताया एग्जांपल अमोनिया का डीकम्पोजिशन, अमोनिया 2 का N2 प्लस H3 में, CH2 में, प्लैटिनम के प्रेजेंस में, सॉरी इसके लिए कैटेलिस्ट आयरन, प्लैटिनम ही है, सॉरी प्लैटिनम। तो बच्चों क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के अमोनिया की पावर 0, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में कौन सा ऑर्डर का हो जाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। वैसे ही HI का डीकम्पोजिशन गोल्ड के प्रेजेंस में, ये भी बच्चों कौन सा ऑर्डर का हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल। सेकंड बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बच्चों इसके लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सारे रेडियो एक्टिव रिएक्शन, चाहे वो नेचुरल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो, चाहे वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो, बस रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होना चाहिए, वो भी कौन सा होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑल ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में आप जब एटम एंड न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चैप्टर में रेडियो एक्टिविटी है, और जहाँ रेडियो एक्टिविटी है वहाँ केमिकल काइनेटिक्स है, यानी वहाँ पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स आपको एज इट इज पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। बस ये एक्टिवेशन एनर्जी टॉपिक वगैरह नहीं होगा, बाकी इंटीग्रेटेड रेडिएशन जो भी हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेकंड ये सब वहाँ होगा। देखो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेडिएशन मैंने पढ़ा दिया है, उसके न्यूमेरिकल बैच में करवा दिए हैं, अब सेकंड और थर्ड और nth ऑर्डर का मैं मंडे को कराऊंगा, ठीक है। हाँ तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि कल भी इंडक्शन क्लास लगेगी, तो आपको इसके आगे वाला टॉपिक मैं समझा दूंगा। ऑल रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, all radioactive disintegration follows first order kinetics, ठीक है। एक एग्जांपल ये मान लो, एक इसका था ये, इसका ये था, इसका ये मान लिया, इसका दूसरा अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, ये नाइट्राइट है, अमोनियम नाइट्राइट, इसमें टूटा नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2, 4HO2 को मैं 2H2 लिख सकता हूँ, ये भी क्या होगा, रेट इक्वल टू के NH4NO2 की पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक है बच्चों। ऐसे और भी एग्जांपल है, बट एक एक दो दो एग्जांपल याद कर लो, बहुत सही है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यही वाली रिएक्शन करो बट कैटलिस्ट मत लो,
बिना विदाउट कैटलिस्ट बच्चों, तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के एच आई की पावर 2, बिना कैटलिस्ट के बच्चों, ठीक है। उसके बाद एक फ्रैक्शनल ऑर्डर का एग्जांपल दे देता हूं। चौथा है फ्रैक्शनल ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। COCl2 सॉरी CO plus Cl2 gives COCl2। पॉजिन गैस है, पॉइजनस होता है, क्लोरीन से बना है, क्लोरीन का पॉइजनस गैस है। इसके लिए होता है रेट इक्वल टू के CO की पावर 2 Cl2 की पावर 1/2, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 + 1/2, 2.5 ले लो या 5/2 लिख लो, ठीक है। और इसी का उल्टा कर दो, COCl2 gives CO plus Cl2, इसके लिए रेट इक्वल टू के COCl2 की पावर P/2, यानी ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका बच्चों, P/2 या 1.5। इसको आप 2.5 बोल सकते हो, इसको आप 1.5 बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, नोट कर लो इसको भी या स्क्रीन पर ले लो। एक इसके बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे। हो गया, हो गया। यस सर। चलो यस सर। एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, देखना पड़ा उस पर, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड बड़ा नहीं है और हार्ड नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन। एक रिएक्शन दी है आपको, ठीक है, और उसके लिए आपको रेट दे दिया, रेट इक्वल टू के NO2 नेगेटिव, H पॉजिटिव और I नेगेटिव, ये दे रखा है, ठीक है। और इसमें पावर दे रखी है H पॉजिटिव की पावर 2, ये आपको क्या देखा, रेट लॉ गिवन है, आपको बोला है हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगा। सबसे पहले पार्ट में बोला है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज डबल, जब H पॉजिटिव कंसंट्रेशन डबल कर देंगे। और सेकंड पार्ट में बोला है कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव इज हाफ, I नेगेटिव कंसंट्रेशन को हाफ कर देंगे। और तीसरे पार्ट में बोला है कंसंट्रेशन ऑफ ईच, इसका 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 इज ट्रिपल्ड। बताओ बच्चों करके, छोटा सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो और बताऊंगा। सर फर्स्ट में 4 टाइम्स हो जाएगी, वेरी गुड, सेकंड में हाफ हो जाएगी,
वेरी गुड। और सर थर्ड में 81 टाइम्स हो जाएगी। कितना? 81 वेरी 81 गुड, टाइम्स। ठीक है। करूँ सॉल्व? बच्चों सॉल्व करूं? बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दूं? बताओ। सर कर दीजिए। ठीक है, देखो जनरल मान लो r इक्वल टू ए बी की पावर 2 और c। मतलब मैंने क्या किया, NO2 नेगेटिव को मैंने a मान लिया, H पॉजिटिव को मैंने b मान लिया और I नेगेटिव को c मान लिया, जनरली ऐसे ही। ठीक है, आगे बोल रहा है H पॉजिटिव को डबल किया। H पॉजिटिव मतलब हमारा b है, b को डबल किया तो नया रेट बोला है जब b को क्या किया, डबल किया। तो b का स्क्वायर कितना हो गया, 2b का स्क्वायर हो गया 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर। तो इसके बदले में r लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, बताओ? लिख सकता हूँ ना। तो r डैश कितना आ गया, 4 टाइम्स r। आई बात समझ में बेटा? दोनों को डिवाइड कर दो, या तो दोनों को डिवाइड कर दो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा। सेकंड इसी तरह से करना है बच्चों। I नेगेटिव को हाफ कर दिया, मतलब c को हाफ कर दिया। तो c को हाफ करें तो a रहने दो, b रहने दो, c को c/2 कर दो। अब आपको पता है के ए बी स्क्वायर सी, के ए बी स्क्वायर सी के बदले आर लिख दूंगा, ये हो जाएगा r/2। ठीक है, तो आधा हो गया। थर्ड में तीनों की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर रहा हूं, यानी कि a के बदले 3a, b के बदले 3b का स्क्वायर और c के बदले 3c। तो आपको पता है ये 3 3 था 9 और 3 की पावर 9, 9 9 था 81, 81 के ए बी स्क्वायर सी, इसके बदले r लिख दूंगा तो ये आ गया 81 टाइम्स r। ये वाला करूं? फर्स्ट ऑर्डर सर। वेरी गुड, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सही बताया बच्चे ने। बच्चों इसने बोला रेट ऑफ रिएक्शन, मैं जनरल मान लेता हूँ r इक्वल टू के ए की पावर x। मैं इसने बोला रेट ऑफ रिएक्शन को हाफ, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो रहा है जब वेसल का वॉल्यूम डबल कर रहे हैं। तो बेटा वॉल्यूम का तो ऐसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इफ वॉल्यूम इज डबल means volume is double, it means concentration is half। आया ना? अगर वॉल्यूम डबल हो रहा है तो कंसंट्रेशन क्या होगा, आधा। क्यों आधा होगा? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन आधा हो रहा है जब कंसंट्रेशन आप क्या कर रहे हो, आधा। वॉल्यूम डबल मत कर, मतलब करना कंसंट्रेशन मतलब आधा करना। ठीक है, तो हो गया r/2 इक्वल टू के ए की पावर n और 2 की पावर n, और ये है आपका r इक्वल टू के ए की पावर n। दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, इसे ऊपर लिखो r इक्वल टू के ए की पावर n और इसे नीचे लिखो r/2 और के ए की पावर n और ये 2 की पावर n। सब कर दिया, ये दोनों ऊपर चले गए, आ गया 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 की पावर n। बेस सेम तो पावर इक्वल। ठीक है, बेस सेम तो पावर इक्वल। बताओ हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? बताओ बच्चों। जी सर। ठीक है, अब बच्चों हमें पढ़ना है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। बिता रहा हूं मैं इसको, मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबको समझ में आ गया?
ये रिएक्ट इनके सबकी पावर को सम ऐड कर दो, ये जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है इनकी पावर को ऐड कर दो, क्या निकल आएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, कोई बता सकता है मॉलिक्यूलरिटी बच्चों? नाम से क्या लग रहा है सुन के मॉलिक्यूलरिटी मतलब? कुछ आइडिया लग रहा है मॉलिक्यूलरिटी सुन के? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज मतलब एटम, आयन और मॉलिक्यूल दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, जो एक साथ कोलाइड करेंगे, ठीक है, दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली so as result into a chemical reaction। कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं? जैसे मैंने लिखा H2 + Cl2 gives 2HCl, या पहले मैं एक मॉलिक्यूलरिटी 1 वाला एग्जांपल दे देता हूं जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है। SO2 Cl2 टूट रहा है SO2 + Cl2 में, कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है? एक, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी आपकी 1, दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब मैंने ये लिया एग्जांपल 2HCl टूट रहा है H2 + I2, मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी बच्चों इसकी? 2, तो इसे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों हायर ऑर्डर के मॉलिक्यूलरिटी की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन ऑफ हायर मॉलिक्यूलरिटी, रिएक्शन विद हायर मॉलिक्यूलरिटी is not feasible in nature या नॉट पॉसिबल। नेचर में ऐसे रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 या 3 से ज्यादा है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिकॉज क्यों? बिकॉज देयर कोलिजन इज नॉट इफेक्टिव, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा, प्रॉपर कोलिजन नहीं होगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। आगे बात समझ में? तो जितने भी हायर मॉलिक्यूलरिटी की रिएक्शन है वो एक स्टेप में नहीं होगा, वो कई सारे स्टेप में हुआ होगा, ठीक है। तो उनके एक स्टेप को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। These reaction takes place in number of steps, therefore they are called complex reaction। इनको बच्चों क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो काफी सारे स्टेप्स में होते हैं बच्चों उनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। Each step of complex reaction, हर एक स्टेप को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बच्चों उसको? एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन। एलिमेंट्री बच्चों मतलब सिंपल भी होता है। हर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो एक एक स्टेप होगा वो आपका क्या होगा? सिंपल स्टेप होगा। एक एग्जांपल देखिए बताऊंगा, अभी आप इतना याद रखिए कि जो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी ज्यादा होती है वो एक्चुअल में एक स्टेप में नहीं होता, वो बहुत सारे स्टेप में होता है और उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है।
आगे बात समझ में? ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के एक एक स्टेप को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। ओवरऑल स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ओवरऑल स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं बच्चों मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। बताइएगा, मैं एग्जांपल देके बताऊंगा। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है बच्चों? आगे बात समझ में? और मॉलिक्युलरिटी के बारे में एक बात बता दूं कि मॉलिक्युलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं होती। मॉलिक्युलरिटी कैनॉट बी इन फ्रैक्शन और नेगेटिव, मॉलिक्युलरिटी कभी फ्रैक्शन या नेगेटिव में नहीं होती। इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। लिख लो, इट इज इट्स वैल्यू इज अ होल नंबर। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी हमेशा होल नंबर में होती है, 1 2 3 4 ऐसा होता है हमेशा। आगे बात समझ में? कभी भी इसकी वैल्यू वो नेगेटिव नहीं होती या फ्रैक्शन में नहीं होती। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी कैसे निकाल सकते हैं? मॉलिक्युलरिटी इज कैलकुलेटिंग बाय सिंपली एडिंग number of molecules reactant molecules number of reactant molecules in balanced chemical equation। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लेंगे तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनको ऐड कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? मॉलिक्युलरिटी आ जाएगी। ये बात समझ में आई बच्चों? बताओ। यस सर। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चों, डीकंपोजिशन ऑफ हाइपोक्लोराइड। ठीक है, एग्जांपल देखो बच्चों, आपको इस एग्जांपल से पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूं हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला होता है बच्चों 3ClO नेगेटिव। ये बच्चों कन्वर्ट हो रहा है ClO3 नेगेटिव प्लस 2Cl नेगेटिव में। ठीक है, थोड़ा सा लाइट चला गया, अंधेरा हो सकता है, बट देख लेना आप थोड़ा बहुत। सर हाँ बोलो। सर ये स्टार्टिंग से करा रहे हो आप? हाँ बेटा, स्टार्टिंग से करा रहा हूँ, एकदम स्टार्टिंग से करा रहा हूँ। क्यों? नहीं सर, मतलब मेरे को लगा आप हमेशा बीच में से करा रहे हो जो छूट गया होगा। नहीं, मैं इंडक्शन क्लास में, देखो मैंने बोला ना कि यहाँ पिछली बार आपने वो पढ़ा था इंडक्शन क्लास में रेट एक्सप्रेशन, बस रेट एक्सप्रेशन ही पढ़ा था, वो DA/dt वाला पढ़ा था ना? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, उसके आगे ही था आज का पूरा टॉपिक उसके आज के आगे का ही था। मतलब मैंने एकदम से आपको ऐसा नहीं किया कि इंडक्शन पहली क्लास में मैंने आपको वो पहला चैप्टर पहला टॉपिक पढ़ा दिया और आज की क्लास में मैं आपको चौथा पढ़ा रहा हूँ। नहीं, पहले के बाद देखो, पहला था आपका रेट एक्सप्रेशन था, फिर लॉ ऑफ मास एक्शन था, फिर रेट लॉ था, रेट लॉ में रेट कांस्टेंट था, फिर रेट कांस्टेंट था, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका लेक्चर इस तरह से चल रहा है पूरा। सर कल भी लगेगी ना? हाँ बेटा, सर कल भी लगेगी क्लास? हाँ कल भी लगेगी, क्योंकि इंटीग्रेटेड एजुकेशन पढ़ना है, तो कल भी क्लास लगेगी। ओके सर। हाँ, अब बच्चों इसका देखना रिएक्शन ClO 3ClO नेगेटिव 2 ट्राई ClO प्लस Cl, बट इसकी मॉलिक्युलरिटी 3 है ना बेटा? 3 है ना? यस सर। लेकिन ये एक्चुअली आपको मैंने बताया था कि 3 वाला पॉसिबल नहीं है, ये अलग अलग स्टेप में होता है। ClO नेगेटिव, ये ClO2 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटता है, ये आपका स्लो रिएक्शन है। और सेकेंड स्टेप में बच्चों, सेकेंड स्टेप में ये जो ClO2 नेगेटिव है वापस ClO नेगेटिव से रिएक्ट करके बनाएगा आपका ClO3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये फास्ट है। तो अब मॉलिक्युलरिटी निकालनी है बच्चों इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल मॉलिक्युलरिटी निकलेगी। देखो इस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2, इसकी मॉलिक्युलरिटी हो गई 2,
इस रिएक्शन में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2, इसकी मॉलिक्युलरिटी हो गई 2। अब इसमें रेट कैसे निकालोगे? जो स्लोएस्ट स्टेप है बच्चों, स्लोएस्ट स्टेप, इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लिख दो। ये देखो, स्लोएस्ट स्टेप के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लिख दो। रेट इक्वल टू के ClO नेगेटिव, कितने हैं यहाँ पर? 2 क्या हो गए? पावर में चली गई, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ गया। यानी अगर आपको मैकेनिज्म पता है तो मैकेनिज्म में एक स्लो स्टेप होता है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक एग्जांपल दिया था मैंने कि जैसे कि आप वो खेलते हो, क्या बोलते हैं, अरे वो डंडी लेके नहीं भागते, एक को पकड़ाता है फिर आगे बढ़ता है, रिले रेस। तो आप अपने 4 दोस्तों के साथ रिले रेस खेल रहे हो, मतलब आपकी एक टीम है और दूसरी टीम अलग है, लेकिन आपका जो तीसरा दोस्त है वो स्लो भागता है। तो आपके जीतने हारने का जो फैक्टर है वो किस पे डिपेंड करेगा? जीतना हारना किस पे डिपेंड करेगा? स्लो वाले पे। स्लो वाले पे। वाले पे। स्लो वाला उस दिन तेज भागा तो आप जीत जाओगे, और स्लो वाला उस दिन भी स्लो भागा तो हार जाओगे। यानी पूरा रेट ऑफ रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। अगर स्लोएस्ट स्टेप का रेट थोड़ा फास्ट हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, और स्लोएस्ट स्टेप का रेट वैसे ही स्लो रहा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो। तो जो भी स्लोएस्ट स्टेप है बच्चों, उसके लिए आप लॉ ऑफ मास एक्शन लिख दीजिएगा, वही आपका रेट लॉ बन जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये थियोरेटिकल टॉपिक था, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है बच्चों। यहाँ तक जो न्यूमेरिकल था वो आपका रेट एक्सप्रेशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल था वो मैंने करा दिया था, ठीक है। और इंटीग्रेटेड DPPS 1 जो था वो इन पे बेस्ड था, तो DPPS 1 आपको मिला होगा, आपके ग्रुप में होगा, तो आप सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद बच्चों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जो हम कल स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेटेड इक्वेशन, उस पर डेफिनेटली न्यूमेरिकल आएगा, आपके कॉम्पिटिशन में आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा। 99% चांस होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे न्यूमेरिकल आने के लिए, ठीक है। 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर 2 मैंने अभी करवाए, क्लास में करवाए, यहाँ पर आपको करवाऊंगा 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और जैसे इस पे आपकी कमांड बन जाएगी तो मैंने बताई दिया, मंडे से हम सेकंड, थर्ड और हायर ऑर्डर के भी रिएक्शन कर लेंगे, बट वो कॉम्पिटिशन में आते हैं, कम आते हैं, और बोर्ड में तो आता ही नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हो गया? यस सर। चली गई, इतना ही करते हैं, ठीक है बच्चों। यस सर। और ये DPPS 1